हाइपर स्पेक्ट्रल ज्यादा आपको एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग देगा, कंपैरिजन का एक वे देगा। तो देखते हैं कि इसमें जो हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग है उससे हम कैसे आइडेंटिफिकेशन लेवल तक पहुंच जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मल्टी स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग में या पैनक्रोमेटिक हम इतना चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि नीचे क्या है। जैसे नीचे जमीन दिख रही है तो जमीन में क्ले है या सैंड है या कोई मिनरल्स खान माइंस हैं तो वहां पे कौन से मिनरल्स हैं, ऐसा ग्रुपिंग नहीं कर सकते। नीचे क्रॉप दिख रही है तो मेज है, पैडी है या जुआर है, कौन सी क्रॉप है वो हम पता नहीं कर सकते। मल्टी मोनो जो पैनक्रोमेटिक इमेजेस होती है, पैनक्रोमेटिक डेटा है, उससे तो डेफिनेटली हमें केवल ग्रुपिंग मिलती है कि वेजिटेशन है, दिस इज वाटर। प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, इतना प्रोसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं और थोड़ा बहुत एनालिसिस हो सकता है। लेकिन हमें जब डीप एनालिसिस चाहिए कि यहाँ पे माइंस में कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से यहाँ पे कंपाउंड्स हैं या कौन से मिनरल्स अवेलेबल है, या किसी फील्ड में कौन सी क्रॉप्स हैं, पर्टिकुलर नॉट ओनली वेजिटेशन, पेड़ कौन से हैं, क्रॉप कौन सी है, क्रॉप में भी कौन कौन सी क्रॉप है, क्रॉप की कंडीशन क्या है, तो उसके लिए हमें डीप एनालिसिस चाहिए। उसके लिए हाइपर स्पेक्ट्रल remote sensing is very effective and productive to identify all other things which are there on to the surface of the earth। तो ये मैंने आपके स्क्रीन पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का स्पेक्ट्रम फिर से दिखाया है डिटेल में। 2-3 बार हम इस स्पेक्ट्रम के बारे में देख चुके हैं और डिटेल कर चुके हैं, लेकिन अभी इसलिए कर रहे हैं कि इसको हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग हमें समझनी है। तो फिर से वही एनर्जी है, एनर्जी हमारी, यदि मेरा ये हैंड आपको दिख रहा है मेरा, तो ये एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये केवल लाइट है, जो सनलाइट आ रही है वो लाइट है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जब भी स्पेक्ट्रम बनाते हैं हम, सनलाइट का बनाते हैं, हमारे आर्टिफिशियल जो सोर्स होता है जैसे रडार में होता है, वो सारा का सारा ये स्पेक्ट्रम नहीं होता, ये स्पेक्ट्रम केवल लाइट का रहता है जो सन एज ए सोर्स यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे एक स्पेसिफिकली एक बोल्ड लाइन ड्रॉ की हुई है 400 से लेके 14,000 तक। क्या है? 400 नैनोमीटर से लेके 14,000 नैनोमीटर तक। तो ये जो इतना एरिया है वो क्या कवर करता है? विजुअल, नियर इंफ्रारेड, शॉर्ट इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड, लो इंफ्रारेड, ये सारे की सारी यहाँ पे आपको बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये इन बैंड्स के राइट साइड में हम जाते हैं तो रडार या जो एक्टिव रिमोट सेंसिंग काम करते हैं जनरली, माइक्रोवेव्स, ये लाइट की है और रडार भी इसी एरिया में काम करता है, इसलिए रडार भी लिखा है। और उसके बियॉन्ड ये 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक की रेंज में काम करता है पूरा का पूरा। उसमें बहुत सारे बैंड हो सकते हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में दिखाऊंगा आपको। और इसके बाद जो टीवी आपकी काम करती है वो लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ मतलब वहां पे वेवलेंथ बड़ी लंबी है, बट जो C इजिकल टू न्यू लेमडा होती है ना, तो लेमडा बड़ा होगा तो न्यू छोटा हो जाएगा। तो शॉर्ट, ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे आपको एनर्जी मिलेगी, जो लाइट है वो यहाँ पे लॉन्गर वेवलेंथ की है एंड लो एनर्जी। तो रेडियो एंड टेलीविजन जो वर्क करते हैं, जो सिग्नल्स कैरी करते हैं, हमारे घर में सिग्नल्स आते हैं, टाटा स्काई, एयरटेल, DTH, और ये सारा फंक्शनिंग है, या जितने भी रेडियो चैनल्स हैं वो इन एनर्जी सिग्नल्स पे काम करते हैं। यहाँ पे भी हम बहुत सारा इमेजिंग करते हैं। ये इमेजिंग मेडिकल इमेजिंग में बहुत ज्यादा काम आता है। जो लेफ्ट साइड में है ना, एक्सरे हमारा निकलता है, सालों से निकालते हैं, तो एक्सरे में ये रेज यूज करते हैं। यहाँ की एनर्जी है इस बैंड में काम करती है, जो एक्सरे मशीन से एनर्जी निकलती है उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इस रेंज में है। फिर गामा रेज, कॉस्मिक रेज, ये भी काम करते हैं। और आपने देखा होगा कि साउंड वेव्स भी हमने देखा था कि एक टाइप की रिमोट सेंसिंग है, तो वो भी काइंड ऑफ रिमोट सेंसिंग है। तो अभी हम हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग को स्टडी कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि इसमें कैसे काम लें।
तो ये 400 से लेके 14,000 तक का जो नैनोमीटर है, देखिए यहाँ पे ये यूनिट लिखा हुआ है। यदि माइक्रोमीटर में लिखूं तो 0.4 से लेके 0.7 तक, ये जो मेरा यहाँ पे आपको 0.4 से लेके 0.7 तक आप देख सकते हो माइक्रोमीटर। तो ये विजुअल रेंज बोलते हैं। तो ये क्या है, बीसीआर, ब्लू ग्रीन एंड रेड, जो विजुअल सिग्नल्स हैं, विजुअल एनर्जी है जिसमें हम आंखों से देख पाते हैं, वो केवल इतनी ही लाइट है और बाकी की लाइट हम देख नहीं पाते। वैसे ही सुन भी हम एक एक रेंज में ही सकते हैं। जो हमारे डेसिबल्स कान के अंदर घुसते हैं तो हमारे कान भी एक ही रेंज के लिए ही बने हुए हैं, उससे कम या उससे ज्यादा की जो साउंड है वो हम सुन नहीं सकते। तो हमारा जो ह्यूमन सिस्टम बना हुआ है वो एक रेंज के लिए बना हुआ है। जो हमारे सेंसरी सिस्टम है वो एक रेंज के लिए बना हुआ है। तो ये विजुअल 0.4 से 0.7, फिर ये एनआईआर है 700 से लेके 1500 तक, फिर ये SWIR है, फिर ये मिड जो इंफ्रारेड है वो 3000 से 5000 तक है, और फिर 14,000 नैनोमीटर। सो ये केवल इसको माइक्रोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन वी आर गेटिंग द यूनिट्स इन नैनोमीटर। सो आप मोस्टली माइक्रोमीटर में एग्जाम्स में लिखते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ मोर क्लियरिटी दिस वैल्यूज आर मेंशन्ड हियर इन नैनोमीटर आल्सो। Now I'm switching over to that same portion of the electromagnetic spectrum, जो 400 नैनोमीटर से लेके 1400 नैनोमीटर तक था। आप देखिए यहाँ पे, मैं वापस आपको एक बार ऊपर ले जाता हूँ। ये यहाँ से ये वाला कॉन्सेंट्रेट किया है हमने, और फिर उसी स्पेक्ट्रम को हम स्टडी कर रहे हैं। आप इसको तीन चीजों को देखिए, लो, मिड एंड हाई। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, तो ये बैंड रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ब्लू बैंड, ग्रीन बैंड, देन रेड बैंड। नाउ दिस इज NIR बैंड, दिस इज शॉर्ट WIR बैंड, ये अगेन लो WIR बैंड, दिस इज इंफ्रारेड। सो इसको हम डील कैसे करें यार, कैसे समझे? पेनक्रोमेटिक, वन वेरी वाइड बैंड। तो ये एक पेनक्रोमेटिक यानी कि सार डेटा जो सिंथेटिक अपर्चर रडार से हम कैप्चर करते हैं, या एक सिंगल बैंड में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमारे सेंसर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या होगा कि इतना सारा बैंड 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर तक एक ही बैंड एक ही जगह कैप्चर हो गया, एनर्जी सेल में लिखी गई है। तो ये पूरा का पूरा कैप्चर हो गया। तो ये बड़ा लो कैप्चरिंग स्पेक्ट्रम है, इसकी सैम्पलिंग लो है। हाई किसमें है? हाइपर स्पेक्ट्रल में। 0.4 से 0.7 तक आप देखिए, मैं हाइपर स्पेक्ट्रल में जाता हूँ तो कितने बैंड आ जाते हैं 0.4 से 0.7 तक, या 400 से 700 नैनोमीटर तक, करीब करीब 10-12 बैंड आ जाते हैं। इसके बैंड्स भी दिए गए हैं नेरो बैंड्स में, कि 0.4 के बाद 0.41 टू 0.47 तक ये बैंड है, एल बैंड है, के बैंड है, ऐसे नाम दिए हुए हैं। तो ये बैंड पर्टिकुलर बैंड है, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो अर्थ सरफेस पे उसके साथ इंटरेक्शन उसका बहुत ही यूनिक होता है। सॉरी, यूनिक होता है। वैसे ही ये मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनिंग करते हैं, मल्टी स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग करते हैं, स्कैनिंग करते हैं। तो उसमें यहाँ से लेके NIR तक 4 ही बैंड है, देखिए आप। बाकी का बैंड यहाँ पे एक लिया है, एक लिया है, तो यहाँ 7-8 बैंड है। तो ये मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड है। तो 10 के करीब 8-9-10 बैंड है, तब तक हम उसको मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड कहते हैं। लेकिन इतनी ही रेंज में 400 से लेके 14,000 नैनोमीटर तक, या आप कह सकते हो 0.4 से 14 माइक्रोमीटर तक, 0.4 से 14 माइक्रोमीटर तक, कितने सारे हंड्रेड्स ऑफ बैंड हैं इसके अंदर। तो ये सारे बैंड में एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं सेंसर्स, और हर बैंड में आपको एक सिग्नेचर मिलता है। किसका? ऑब्जेक्ट का सिग्नेचर से आप मीनिंग, मैंने बहुत पहले भी 2-3 बार समझाया था कि हर ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्टेंस वैल्यू है वो बड़ा यूनिक सा होता है।
और उस यूनिक जो रिफ्लेक्टेंस वैल्यू है उसको उस ऑब्जेक्ट का सिग्नेचर कहते हैं, उस वैल्यू को। तो ये यहाँ पे इतने सारे सिग्नेचर्स मिलते हैं कि हमें उसको आइडेंटिफाई करने में इजी होता है। तो मैं आपको अभी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता हूँ कि कैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप देखिए तीनों चीजों को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से दिया है कि कैसे आइडेंटिफाई करें। विद हायर सैंपल्स मींस नंबर आर मोर, हायर मींस मोर, with more samples within particular range, higher resolution of spectral features। जो स्पेक्ट्रल हमने देखा था, रेजोल्यूशन 4 टाइप के देखे थे, एक रेडियोमेट्रिक देखा था, एक हमने स्पेक्ट्रल देखा था, एक स्पाशियल देखा था और एक टेम्पोरल देखा था। तो टेम्पोरल तो केवल उससे रिलेटेड है कि हमारा सैटेलाइट कितने दिनों में सेम पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है, और जो स्पाशियल है वो उसकी IFOV पे डिपेंड करता है कि कितना खुलता है और कितना देखता है। तो वो भी उस नहीं है कि एनर्जी से रिलेटेड नहीं है। जो स्पेक्ट्रल फीचर है वो कितने बैंड में हमारा डेटा कैप्चर होता है, इससे डिपेंड करता है कि स्पेक्ट्रल फीचर्स कैसे, कितने रेजोल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है, फीचर्स कितने स्ट्रांगली रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो विद हायर और मोर सैंपल्स, higher resolution of spectral features and hence more information about the content and object। तो मैं नीचे से ऊपर तक आपको लेके जाता हूँ, यहाँ से पढ़िए लो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन एंड यहाँ पे हायर स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। नीचे से ऊपर तक ये एरो किया हुआ है, यहाँ पे पेनक्रोमेटिक है, फिर मल्टी स्पेक्ट्रल है और यहाँ पे हाइपर स्पेक्ट्रल है। तो पेनक्रोमेटिक में हमें क्या चीज मिलती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको देखनी चाहिए, ध्यान से देखनी चाहिए रिमोट सेंसिंग समझने के लिए कि पेनक्रोमेटिक में जो हमें मिलता है ये डिटेक्शन के लिए काम आता है। डिटेक्शन इज नॉट लेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मून पे, मार्स पे पानी है कि नहीं है। आपने ये सोचा इतना सा पता चल जाए हमें कि मार्स पे पानी है तो कितनी बड़ी चीज है। तो डिटेक्शन इज नॉट स्मॉल, बट डिटेल्ड स्टडी के लिए काम नहीं है। डिटेल, जब हमें बहुत ज्यादा डिटेल और एलोबरेटिव स्टडी चाहिए, जैसे हमें ये चाहिए कि हिमालय, जो हिमालय पहाड़ है उसमें एक प्रकार का कोई एक एल्यूमिनियम ओर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये टाइप की हमें स्टडी चाहिए, तो हम पेनक्रोमेटिक डेटा से, डिटेक्शन नहीं कहेंगे उसको, आइडेंटिफिकेशन कहेंगे। तो पहला है डिटेक्शन। तो पेनक्रोमेटिक डेटा से हमें क्या कर सकते हैं, हम डिटेक्ट कर सकते हैं। मान लो कि जैसलमेर में आज बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, ये क्या हुआ, डिटेक्शन हुआ, नॉट आइडेंटिफिकेशन। तो बारिश हो रही है तो हमारा जो रेडार डेटा है, वहां से रेडार डेटा से हमें जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है वो कैप्चर करके उसकी वैल्यू, क्योंकि जैसे पानी बढ़ेगा रिफ्लेक्टेंस वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो गैसियस मटेरियल है और जो मॉइस्चर है उनका रिफ्लेक्शन अलग होता है, तो वो वैल्यूज आएगी तो डिटेक्ट हो जाएगा कि वहां बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ऐसे ही जो दूर डिस्टेंट लोकेशंस हैं उनके बारे में जानकारी चाहिए हमें कि बीच समंदर में, मतलब ओशंस के बीच में, इंडियन ओशन या पैसिफिक ओशन में, यहाँ से 1000 किलोमीटर डाउन दी श्रीलंका बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, वहां कोई कंट्री या कॉन्टिनेंट नहीं है तो इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। तो हमें डेटा चाहिए, ऐसे डेटा से हम डिटेक्ट कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि हम एटलीस्ट डिटेक्ट कर पा रहे हैं व्हाट इज हैपनिंग। जैसे आग लगी हुई है तो आग का जो सिग्नेचर है, जो फायर का सिग्नेचर कैप्चर करेगा हमारा सार या रेडार डेटा कैप्चर करेगा, वो डिफरेंट होगा देन द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक वैल्यूज। तो ये डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस इज लिमिटेड। सो सेकंड हम मल्टीस्पेक्ट्रल ट्राई करते हैं, तो उसमें क्या आता है कि हम डिस्क्रिमिनेशन चालू कर देते हैं, किसमें, डिटरमाइंस generic categories of the foregoing classes। like 3-4 हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पे ओपन फॉरेस्ट है, यहाँ पे ट्रीज हैं, यहाँ पे क्रॉप्स हैं, यहाँ ग्रास लैंड है, यहाँ पे वाटर है। तो ये ब्रॉड क्लासेस जो है उसका डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। क्लासिफिकेशन सेपरेट्स मटेरियल इनटू स्पेक्ट्रली सिमिलर ग्रुप्स। तो ये क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रली सिमिलर ग्रुप्स हैं तो उनको इसको ग्रुपिंग होती है। तो इन दोनों चीजों से हमें एक चीज पता चलता है कि हम इसको ब्रॉड क्लासिफिकेशन में काम ले सकते हैं, बट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, एग्जैक्ट नेचर ऑफ, लाइक सोइल बिल्कुल ड्राई है
या सॉइल जो है उसमें सैंड ज्यादा है या क्ले ज्यादा है या लोम ज्यादा है या ये पर्टिकुलर का एलिमेंट ज्यादा है, वो पता नहीं चलेगा इसमें। लेकिन सॉइल है विदाउट वेजिटेशन ये पता चल जाएगा, तो ग्रुपिंग हो जाएगा आपका, बैरन लैंड का ग्रुपिंग हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि मल्टीस्पेक्ट्रल जो रिमोट सेंसिंग है उसमें हो जाएगा। फिर यदि हम जैसे हाइपर स्पेक्ट्रल में जाते हैं तो यहाँ बहुत सारे बैंड हैं, आपका स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन है बहुत ज्यादा है, बहुत सारी रिकॉर्डिंग है, बहुत सारे डेटा सिग्नेचर्स अवेलेबल हैं आपकी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे। तो यहाँ का जो क्वांटिफिकेशन हमें पता चल जाए, डिटरमाइंस द एबंडेंस ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल कितना है। मान लो कि आप निकाल रहे हो कोल झारखंड में, तो कोल का अमाउंट हमें पता चल सकता है कि कितना है इसके सिग्नेचर से। फिर कैरेक्टराइजेशन डिटरमाइंस वेरिएबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाइड मटेरियल, वेट है, ड्राई है, सॉइल पार्टिकल का साइज बड़ा है छोटा है, ये पता चल सकता है। फिर आइडेंटिफिकेशन डिटरमाइंस द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ द फोरगोइंग जेनरिक कैटेगरीज, कोई टाइप का मिनरल कौन से टाइप का है, तो ये हमें पता चल सकता है। तो ये आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि इसमें सब कुछ पता चल जाता है। कैसे पता चलता है हम देखते हैं। जब हम हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग करते हैं तो दो चीजें, जो इमिटेड एनर्जी है उसमें भी हम कुछ एक रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है। तो आप देखिए रिफ्लेक्टेड वर्सेस इमिटेड एनर्जी का ये कंपैरिजन, ये एक रिफ्लेक्टेंस है, ये वेवलेंथ है, ये इमिसिविटी है, ये रिफ्लेक्टेंस है। और when we say emitted then it comes emissivity and ये wavelength है। तो यहाँ पे जो मटेरियल है वो रेड ब्रिक है, ये जो सिग्नेचर है, ये सिग्नेचर है, देखिए आप दोनों में ये सिग्नेचर है। तो सिग्नेचर किसके सिग्नेचर है? रेड ब्रिक, देन ग्रास, देन ब्लैक पेंट, देन केओलानाइट, देन वाटर, देन कंक्रीट। दिस इज a kind of clay or a mineral, clay mineral. So now these things are very specific to identify exactly grass or red brick, or these things are having different emissivity in the same band. Like here, if you look at from point reflectance here 0.4 to 2.5 micrometer wavelength, and signatures are like this of the similar items. And here you look at these signatures are different, emissivity are different. So from this we could look from these two charts we could deduce that here all solids and liquids, fluids, all solids and liquids have reflectance signatures that potentially can be used to identify them. The second, similarly, all solids and liquids have emissivity signatures. Now we are differentiating signature. First is the reflectance signature and second is emissivity signature that can be used to identify them. So same item is having a different emissivity signature and a reflectance signature, and by combination of two signatures we can distinguish all these objects on the surface more clearly, more we can identify them more with more clarity, which were ambiguous earlier, that we couldn't really make it out whether it is a grass or bajra grown onto a field. So that if we look at these two, if we combine two signatures, one reflectance signature, second emissivity signature, then the same bajra or same grass would have different values in records.